उसके खिलाफ उसको एंटीबॉडी बनी है और इसलिए उसको फैक्टराइड काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लैब पे जाते हैं, उसको हम इनहिबिटर स्क्रीन कर सकते हैं या लेस देन 40%, फिर ही हम उसको लेबल करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो ये हमें लैब ही बताती है कि इसको कितना फैक्टर लेवल कम है खून में। तो फिर हम जो हम रिप्लेसमेंट थेरेपी फैक्टर देते हैं, फिर भी हम क्योंकि बहुत से बाहर हर जगह करते हैं, बिफोर गिविंग द इंजेक्शन हम उसको लेवल करते हैं, फिर इंजेक्शन देके दोबारा लेवल करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी बॉडी में ये लेवल बढ़ गई कि कम हो गई, तो उससे भी ये पता हमें चलता है कि हमारा फैक्टर ठीक जा रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो भी एक लैब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और इनहिबिटर्स का मैंने आपको बताया था, तो ये इम्पॉर्टेंट रोल है लैब का। तो ये मैं बोल रहा था प्री एनालिटिकल एरर, पर्टिकुलरली फॉर माय टेक्नीशियन, ये इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोएगुलेशन स्टडी करें। पेशेंट को रेस्ट पे बिठाना है 2 घंटे पहले आराम से, ट्रामा नहीं देना है जब आप सैंपल लेते हैं, बहुत से कम मिनिमल ट्रामा आना चाहिए, और स्लिपनास ग्लास वायर जिसमें कलेक्ट करते हो वो यूज करना है, और टेस्ट विद इन 2 to 4 आवर्स करना है, और इसमें शेक नहीं करना ना फ्राजिंग करनी है, बिकॉज इसमें आपको फिर डिस्पैरिटी रिजल्ट्स आएंगे। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस बिफोर गोइंग फॉर द टेस्टिंग। और जो एंटीकोगुलेंट और ब्लड का रेशियो हमेशा 1:9 होना चाहिए। इसीलिए जो डॉक्टर साहब आप भेजते हैं ना सैंपल्स का साइट्रेट ट्यूब, उसमें मार्क एक होता है, जो साइट्रेट ट्यूब होता है उसमें मार्क होता है। तो अपने जो पैरामीटर्स का जो कलेक्शन होता है मैक्सिमम को नहीं पता होता, उसमें एक मार्क होता है, वो होता है 1:9 डाइल्यूशन। इट शुड नॉट बी अंडरफिल्ड, इट शुड नॉट बी ओवरफिल्ड। अगर आपका सैंपल उस मार्क से ऊपर चला गया तो आपका टेस्ट गलत आ सकता है, अगर उस मार्क से नीचे आ गया उसमें भी गलत आ, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर एंटीकोगुलेंट रेशियो होता है जो ब्लड का वो ऑलरेडी 1:9 बना हुआ होता है, तो उसमें आप पूरा उसमें वो एंटीकोगुलेंट स्टेट में रहता है, तो ताकि उसका टेस्ट ठीक रहे। अगर एंटीकोगुलेंट ज्यादा हो गया तो टेस्ट गलत आएगा, एंटीकोगुलेंट कम हो गया उसमें भी टेस्ट गलत आएगा। तो वो उस मार्क का इंपॉर्टेंट ख्याल रखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो डिफरेंट टेस्ट हैं, प्लेटलेट ब्लीडिंग टाइम जो मैं हमने डिस्कस किए, ये कोएगुलेशन पाथवे है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, इसमें बड़े बड़े आपको बता दूँ कि इनहिबिटर जो है हमारे जो फैक्टर्स हैं जो माइल्ड मॉडरेट हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब हम किसी बच्चे को फैक्टर देना शुरू करते हैं, जब हम किसी बच्चे को फैक्टर मतलब नया डायग्नोज हो गया तो हम उसको फैक्टर देना शुरू करते हैं, तो पहले 5 इंजेक्शन जब लगते हैं एक बार उसको सेंटर में आना है फॉर इनहिबिटर। आपको बात समझ आती है? 5 डोज को लगे ना पहले से, आधों को जिनको लगे हैं 50 से ज्यादा या 150-200 से ज्यादा उनको इनहिबिटर बना है, अब उनको इनहिबिटर नहीं बनने की चांस है। हाँ, जब जो पहले स्टार्ट होता है, पहले 200 डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले डायग्नोज होता है तो पहले 200 डोजेस में आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप पेशेंट्स जो केयर गिवर्स हैं, जो आपको उनको ख्याल रखते हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए। जब हम पहले बच्चे को 5 इंजेक्शन लगाते हैं, 5 इंजेक्शन के बाद उनको सेंटर पे आना है, वो टेस्ट करना है इनहिबिटर की, क्योंकि एक पहले 5 इंजेक्शन में चांसेस होते हैं कि नया ड्रग हमने लगा दिया तो एंटीबॉडी बनने की चांसेस होते हैं। तो एक बार आप कम से कम उसको टेस्ट कर लीजिए 5 इंजेक्शन। हाँ, फिर 50 तक आप एवरी 10 इंजेक्शन के बाद आएंगे, एवरी 10 एक्सपोजर्स में आपको आना है कि कहीं इसको इनहिबिटर नहीं बन गया। तो 50 इंजेक्शन तक उसको 5 से 50 एवरी मतलब 15, फिर 15 में 15 इंजेक्शन के बाद आना है, फिर 25 के बाद आना है, फिर 35 के बाद आना है, फिर 45 के बाद आना है। तो ये देखना है कि कोई मेरे इनहिबिटर तो नहीं बना। पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि अभी आप नया दवाई दे रहे हो तो आपको ये एंटीबॉडी बनने के चांसेस ज्यादा है। तो जब तक आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट करेगी फैक्टरेट, समझ आएगा? तो पहले 50 एक्सपोजर में आपको पहले 10 एक्सपोजर के बाद आना है। हाँ, 50 के बाद आपको 2 साल, 2 बार 1 साल, क्योंकि फिर फ्रीक्वेंसी कम होती है। 50 एक्सपोजर तक ज्यादा, जब आप 50 इंजेक्शन लगाते हो तब तक ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एंटीबॉडी इनहिबिटर बनने के। 50 के बाद आपको 2 टाइम आना है साल में, और 150 और 200 डोजेस के बाद 1 साल, एक बार 1 साल में इनहिबिटर के लिए। और हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आपको रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है फैक्टर से तब भी आना। अगर आप बहुत फैक्टर दे रहे हो लेकिन फिर भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो आपको सेंटर पे आना है इनहिबिटर स्क्रीन, क्योंकि फिर आपकी दवाई चेंज होगी।
तो ये इम्पोर्टेंट है लैब का, ये मैं ब्रीफ दे रहा हूँ। प्रेजेंटेशन ज़्यादा बड़ी है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे वो भी डॉक्टर साहब हैं, साहिबान हैं, तो मैं डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है हमारा सारा, ठीक है, ये हमारी जल्दी, तो थैंक यू वेरी मच। For letting us know that every bleeding is not hemophilia, that how our labs are working to maintain their quality control, that what actually comprehensive hemophilia center is, that what is evidence-based medicine and how we are correctly diagnosing our hemophilia patients, that what is the newest treatment in our department which is known as monoclonal antibodies, and most importantly when we have to screen for the inhibitors. I again thank you very much, sir, for showering the light in a very, very unique way on this topic. In order to achieve this goal, a change of attitude is necessary. Reporting, sharing, and exchanging information and experiences on safety issues are fundamental for the success treatment of hemophilia. As Mother Teresa rightly said, the fruit of love is service, which is compassion in action. Now, I'm going to invite a very respected personality, Dr. Riaz M. Albani, from the Department of Pediatric Surgery, to share his views on topic management and surgeries in hemophilia. Thank you, sir. उससे 5 to 6 टाइम्स उसका कंसंट्रेशन फैक्टर्स का वो दवाई लेने के बाद इंक्रीज होता है। तो और एडजुवेंट्स होते हैं जैसे FFPs, ट्राइनेक्सिमिक एसिड, एप्सिलॉन एमाइना कैप्रोइक एसिड, वो सारी दवाइयाँ होती हैं जो एडजुवेंट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं। तो बेसिक होता है फैक्टर रिप्लेसमेंट और एडजुवेंट्स। और सिंपल होम बेस्ड एडजुवेंट जैसे जॉइंट को स्प्लिट करना है, जिसमें सस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें रेस्ट देना है, इमोबिलाइजेशन, फिर कंप्रेशन, अगर कहीं पे ब्लीडिंग है, या एलिवेशन, ये सारी चीज़ें शायद साहब इसमें बात करेंगे। और एक और एडजुवेंट है पेन रिलीफ के लिए, दैट इज COX-2 इनहिबिटर्स। वो दे आर कंसिडर्ड सेफ, वो सेफ है एज कम्पेयर टू अदर NSAIDs। उसमें दोनों एक एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी हमें ज़्यादातर जो एक पेशेंट जिसमें हमने प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट कर दिया, डायग्नोस हो गया, प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट कर दिया ताकि ब्लीडिंग ना हो। अभी हम सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसके वो हम आगे वाले स्लाइड्स में बताएंगे। तो उसके बाद एक ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना है, ट्रीटमेंट सही से जा रहा है तो उसको कैसे, एक जो वर्ल्ड फेडरेशन का जो मिनिमम ईयरली स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन होनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स की। ऐसे नहीं कि वो फैक्टर आ गए, फैक्टर ले गए और वापस चले गए। एक साल में एटलीस्ट एक अपने फिजिशियन को अच्छे से चेकअप करवाना है, ताकि इनका जो प्रोटोकॉल वो चेक करें, उसकी प्रोग्रेस चेक करें और ये देखें कि इसमें और जॉइंट्स तो नहीं इन्वॉल्व हुए या किसी जॉइंट में ब्लीडिंग तो नहीं हुई,
जॉइंट को छोड़ के और कहीं जगह पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई, या रिसेंटली कोई मिनिमल ट्रॉमा से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई, और इंटरकरेंट इश्यूज जो नए इश्यूज हैं इस पेशेंट के जो पहले नहीं थे वो अब आ गए, तो वो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमारे पास जो क्लिनिशियन है उसके पास स्कोर्स होते हैं, वो क्लिनिकल स्कोर्स होते हैं, या कभी कभी वो एक्सरे करवाते हैं या हमारा या सीटी करवाते हैं, तो वो या एक और स्कोर है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसकी क्वालिटी कैसी है लाइफ की, तो उसमें भी एक स्कोरिंग है, तो वो ग्रेड करना उसका क्लिनिशियन का काम है, वो ग्रेड करता है और देखता है ये पेशेंट बेटर हो गया है, वैसा ही है, या इसमें कोई ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट या चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, तो वो सारा इसी पे डिपेंड करता है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन साल में मिनिमम एक बार जो एक फिजिशियन के पास उसका करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं सर्जरी की तरफ, मतलब एज अ पीडियाट्रिक सर्जन हमारे पास ये पेशेंट आते हैं। पहले जो बुक्स बोलती हैं, पहले जो था सर्जरी वाज इलेक्टिव सर्जरी वाज कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ब्लीडिंग डायलिसिस। जिस पेशेंट में ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में इंग्रेडिएंट एब्सेंट है, चाहे वो हीमोफीलिया हो, नॉन मैलिग्नेंट हो, तो इनमें कंट्राइंडिकेटेड था कोई ऐसे सर्जरी जो हमको जैसे सर्कमसिशन है नहीं करते थे वाला पहले, क्योंकि देयर हैव बीन डेथ्स विद सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर्स बिफोर द एडवेंट ऑफ, जैसे ये फैक्टर से पहले की बात है जब ये अवेलेबल नहीं थे, इसका ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं था, इतना रिसर्च नहीं हुआ था, तब क्या था, तब ये था कि नहीं करनी है, सर्कमसिशन भी अवॉइड कर लो। तो अब ये चेंज हो गया सारा सिनेरियो, अभी क्या है कि फ्रॉम इमरजेंसी सर्जरीज टू इलेक्टिव सर्जरीज, कोई सर्जरी कहीं पे कंट्राइंडिकेशन नहीं है ऐसे पेशेंट्स में। कोई इनमें है एक और एक कैटेगरी है, मतलब जिसमें मैंने डिवाइड किया है whether they are रिलेटेड एंड अनरिलेटेड सर्जरी। रिलेटेड मतलब क्या होता है कि जैसे हीमोफीलिया के रिलेटेड जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होगी, जॉइंट की कोई सर्जरी करनी है, दैट इज रिलेटेड टू हीमोफीलिया, तो वो रिलेटेड सर्जरी रिलेटेड टू हीमोफीलिया। अनरिलेटेड सर्जरी जिसका हीमोफीलिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, जैसे गॉलब्लैडर में स्टोन बन गया तो उसकी सर्जरी करनी है, तो उसके साथ रिलेटेड नहीं, तो ये सर्जरीज भी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, वी कैन डू विद सम केयर, उसमें एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है, उसमें पूरा प्लानिंग की जरूरत है। बिफोर सर्जरी वी प्लान दी सर्जरी, ऐसा नहीं है कि मतलब जो रूटीन सर्जरीज जैसे रूटीन पेशेंट्स में जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनमें इनमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें प्लानिंग की जरूरत बहुत जरूरत है। तो एक दूसरा होता है कि डिफाइन करना ये माइनर प्रोसीजर है कि मेजर प्रोसीजर है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है जो मैं आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो सर्जरी इन पेशेंट्स विद हीमोफीलिया, इसमें भी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो हम प्लानिंग की मैं बात कर रहा था। प्लानिंग बिटवीन वेरियस स्पेशलिस्ट्स, वो आपस में डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा हीमोफीलिया है, डिजीज सीवियरिटी क्या है और फैक्टर कौन सा दे रहे हैं, कैसा रिस्पांस आ रहा है, और इवैल्यूएट कैसे करना है बिफोर सर्जरी, और सर्जरी के दौरान कैसे केयर करना है, और सर्जरी के बाद कैसे केयर करना है। तो ये सारा पहले ही डिसाइड करना है। और फैक्टर की अवेलेबिलिटी, फैक्टर अवेलेबल है कि नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट है, कितने दिन फैक्टर चलेगा, माइनर सर्जरी में कितने दिन देना है, मेजर सर्जरी में कितने दिन देना है, और हमारा टारगेट लेवल कितना है, जैसे बॉडी में ब्लड में कितना फैक्टर लेवल होना चाहिए, जो डे 1 पे कितना होना चाहिए, सर्जरी के दौरान कितना होना चाहिए, डे 1 पे कितना होना चाहिए, डे 2 पे कितना, डे 3 पे कितना, और जैसे ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, सिंपल सी छोटी सी चीज करनी है, ऐसा नहीं है जैसे हम किसी पेशेंट की रूटीन पेशेंट की सर्जरी करेंगे, ड्रेन निकालना हमारे लिए बड़ा मसला नहीं है, ड्रेसिंग करना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ऐसे में हमारे लिए ये भी एक मसला होता है कि इसकी पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है, तो वो हम अंडर कवर फैक्टर करते हैं, पेशेंट का ड्रेन निकालना है अंडर कवर फैक्टर, तो उस टाइम भी फैक्टर करना, वो तो सारे चीजें पहले ही डिस्कस करते हैं। तो प्री ऑपरेटिव में एक सर्जरी कौन सी नेचर की है कैटेगराइज करते हैं, ये माइनर सर्जरी है, मेजर है, क्या है वो सारा, और वर्कअप हमें जो लाइन वर्कअप जो रूटीन होता है उसके छोड़ के हमें, जैसे सर अभी बता रहे थे, सर्जरी से पहले इनहिबिटर स्क्रीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस पेशेंट्स में इनहिबिटर जो फैक्टर को
फैक्टर का इफेक्ट कम करते हैं तो वो पाया गया, तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है। उसके जिस पेशेंट में इनहिबिटर्स पाए जाएं तो हमारे लिए मैनेजमेंट थोड़ा सा और चैलेंजिंग है, और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, तो और तरीके से हम सोचेंगे। तो दूसरा होता है कि एनेस्थीसिया वालों की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उनसे भी बात करते हैं। जैसे उनने कोई कॉर्डल देना है, कॉर्डल जो एनेस्थीसिया जो ब्लॉक्स देते हैं कभी वो, तो उसमें फैक्टर लेवल कितना होना चाहिए, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। और सर्जरी का ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितनी देर की सर्जरी है, सर्जरी आधे घंटे की है, 1 घंटे की है, तो इसका ब्लीडिंग कितनी एक्सपेक्टेड है। नॉर्मली हम अपने प्लानिंग से जाते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले, और अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, तभी हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसे इन पेशेंट को प्लान करते हैं तो इनको हम वीक